हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 बायोलॉजी का एक वायरल पेपर। अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो 2025 बोर्ड में 12th बायोलॉजी का पेपर कुछ ऐसा ही आएगा। यहां पे पेपर कोड ध्यान से देख लेना भैया, 365ZX। तो जैसे ही मुझे ये वायरल पेपर मिला, मैं आपके लिए ये पेपर लेकर आ गया, वो भी विथ सॉल्यूशन। देखिए, मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। सब कुछ मैं इसी क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर आपका भी टारगेट है इस बार हम बायोलॉजी में 70 में से 70 लेकर आए, तो भैया इस क्लास को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाना। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप बायोलॉजी का पेपर लेकर आइए, तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूरे रहेगा। कुछ निर्देश आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे देखो, निर्देश का मतलब कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। देखो ये बायोलॉजी है, इसमें कहीं कहीं आपको चित्र बनाने को भी दिया जा सकता है, ठीक है। चौथा, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ये कुछ निर्देश थे। पेपर को ध्यान से देखना। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर कैसा हमारा पेपर आता है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आज मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा बायोलॉजी से रिलेटेड। आपका सारा डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूं। ध्यान से देखना क्लास को, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसे ही क्लासेस मैं आपको और भी ज्यादा प्रोवाइड करा सकूं। सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। देखिए आपके बायोलॉजी में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो एक एक नंबर के रहते हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 2 नंबर वाले और लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 3 नंबर वाले रहेंगे, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। देखो फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसका का वाला देखो, निम्नलिखित में कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है। आपके पास ऑप्शन है वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र लिखा है, थोड़ा सही कर लीजिएगा, परागकण और अंडाशय। बताइए इसमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है। तो स्त्री केसर जो होता है ना, ये पुष्पों में मादा जनन तंत्र को प्रदर्शित करता है। तो मादा जनन तंत्र में वर्तिका भी होता है, वर्तिकाग्र भी होता है, अंडाशय भी होता है, लेकिन परागकण नहीं होता है भैया। परागकण जो है ये मेल गैमीट होता है। ये पुरुष जो उसमें जो है जैसे मादा जनन तंत्र में ये वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय ये सब पाए जाएंगे, और पुष्पों में जो मेल गैमीट्स होंगे वो परागकण होते हैं। नर जनन तंत्र के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। परागकण यानी कि नर जननांग के अंतर्गत आता है, ये पुंकेसर का भाग होता है। समझ में आया? तो 1 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो गया है। खा देखो, जीन उपस्थित होते हैं। बताइए जीन कहां उपस्थित होते हैं। फर्स्ट है गुणसूत्रों पर, सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया में, थर्ड है हरित लौकों में, और फोर्थ है उपरोक्त सभी में। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में ना वो कह देंगे गुणसूत्रों में, डायरेक्ट उसी को लिख देंगे। लेकिन पहले आप पूरा ऑप्शन पढ़िए। तो ये जो जीन होते हैं ये गुणसूत्रों में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं और हरित लौकों में भी पाए जाते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी में ये पाए जाते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा शायद कि जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, बस एक ही ऑप्शन आप पढ़ेंगे डायरेक्ट टिक कर देंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। आप स्टूडेंट हैं, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, एनालाइज करना है, तब आपको टिक करना है, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आता है तो ज्यादातर मैंने देखा है कि 90% वो ऑप्शन सही होता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। गा देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मुख्यतः किससे पृथक किए जाते हैं। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो मुख्यतः किससे अलग किए जाते हैं, किससे पृथक किए जाते हैं। शैवालों से, कवकों से, प्रोटोजोआ से या प्रोकैरियोट से। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो मुख्यतः प्रोकैरियोट से पृथक किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। घा वाला देखो, ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
घा देखो mRNA से DNA प्रतिलिपि बनाने में किस तकनीक का प्रयोग होता है। अगर आपको मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाना है, mRNA से डीएनए प्रतिलिपि बनाना है तो किस तकनीक का उपयोग करेंगे। फर्स्ट है जीन स्थानांतरण, सेकंड है प्लाज्मिड, थर्ड है cDNA, फोर्थ है रेप्लिका प्लेटिंग। भैया cDNA का यूज करते हैं डीएनए के प्रतिलिपियों को बनाने के लिए, उसके क्लोन्स को बनाने के लिए हम cDNA तकनीक का यूज करते हैं। तो आपके इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल 4 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर आपको मिलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा नंबर के नहीं आते हैं। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के बाद सिर्फ 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो आप क्या कीजिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके उनको पढ़ लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग कहेंगे तो मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पार्टिकुलर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, अब निश्चित उत्तरीय प्रश्न आता है जिसको हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न नाम भी दिया जा सकता है, तो दोनों सेम है, चाहे निश्चित उत्तरीय बोले चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोले। अब इसमें एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे भैया, पांचों का हमें आंसर देंगे। देखो सबसे का वाला क्वेश्चन है MALT क्या है, MALT क्या है, 1 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने निश्चित उत्तरीय प्रश्नों का आंसर लिख रखा है। का वाला MALT क्या होता है, किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने पर प्राप्त उत्पाद MALT कहलाती है। मतलब किसी अन्न को आप अंकुरित कराएं, कोई भी अन्न है उसको अंकुरित करा दें, फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखा दें, बस जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा वही MALT होगा। इतना ही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। नीचे वाला लाइन लिखें या ना लिखें, लेकिन मैं बता देता हूं, हो सकता है ये 2 नंबर में आ जाए तो आप पूरा लिख देंगे। अन्नों के माल्टन से उनमें एक एंजाइम पैदा होती है जो मूल अन्न के स्टार्च को शर्करा में बदल देती है। मतलब सिंपल कहा गया है कि किसी अन्न को आप अंकुरित कराएं, फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाएं, तो जो प्राप्त होगा वो MALT कहलाएगा। अब अन्नों के माल्टन से, यानी कि जब माल्टन का मतलब MALT जब इसका हो जाएगा तब अन्नों का माल्टन उसको बोलेंगे कि उसका माल्टन हो गया है, ठीक है। तो अन्नों के माल्टन से उसमें एक एंजाइम पैदा होती है। जब आप ये प्रोसेस करते हैं ना तो एक एंजाइम पैदा होती है जो मूल अन्न के स्टार्च को शर्करा में बदल देती है। बस इतना सा आपका आंसर था, 1 नंबर कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन कहीं का भी हो आंसर हम देंगे और पेपर कुछ भी हो सॉल्यूशन हम देंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। खा देखो टैपिटम क्या है, इसका क्या महत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। टैपिटम क्या होता है भैया, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखो टैपिटम क्या है, शायद इसमें दिया नहीं है, देखते हैं। चलो टैपिटम वाला मैं बता देता हूं, आप लोग लिख दीजिए, आपको पता ही होगा टैपिटम क्या होता है। देखो लिख लो, जो मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनो और लिखो। देखो टैपिटम जो होता है ये पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। टैपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। ये विकासशील पराग कणों को पोषण देती है, यानी कि जो विकासशील पराग कण होते हैं उनको ये पोषण प्रदान करती है। लिख लीजिएगा लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं और सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं, ठीक है। तो टैपिटम होता क्या है, टैपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। इसका क्या महत्व है, ये पराग कणों को, ये विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करते हैं। बस इतना सा लिख दो भैया, 1 नंबर कंप्लीट। अरे 1 नंबर में और क्या लिखोगे, पूरा 4-6 लाइन थोड़ी ना हमें लिखना है। गा देखो अपरा से किस हार्मोन का स्रावण होता है। देखो महिलाओं में जो अपरा होता है उससे किस हार्मोन का स्रावण होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है अपरा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी कि HPL एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है। मतलब अपरा से जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है। बस इतना आपको लिख देना है, नंबर आपको मिल जाएगा। घा देखो मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु कौन से पादप का चयन किया। मतलब मेंडल जी ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। चैप्टर नंबर हमारे वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर का क्वेश्चन है। तो भैया सिंपल सा तो है, मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु मटर के पौधे को चुना। उन्होंने अपना प्रयोग जो है मटर के पौधे पर किया था। 1 नंबर ये भी कंप्लीट।
देखो क्या है इसमें, 1 नंबर वाले में कुछ नहीं है। आगे देखो अंगा, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका भी आंसर लिख देते हैं। चलो, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से बाघों के लिए जाना जाता है। जो बाघ होते हैं ना, अभी जल्दी बाघ का आतंक था, तो बाघों के लिए जाना जाता है। और अपने प्राकृतिक आवास में राजसी शिकारियों को देखने के लिए भारत में सबसे अच्छे स्थानों में से एक है रणथंबोर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हमारे लास्ट चैप्टर का शायद ये क्वेश्चन है, जैव विविधता एवं संरक्षण का। तो ये आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 नंबर वाले, 5 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। तो भैया बहुविकल्पीय 4 नंबर का, अति लघु उत्तरीय 5 नंबर का। तो आखिर सबसे ज्यादा नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं? तो वो है भैया लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम चलेंगे अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों की ही ओर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लो भैया, ये लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट वाला है, यानी कि 2-2 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न पहले मैं आपको बता रहा हूं। ये भैया 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको इसके लिए 10 नंबर मिलेगा। इसके बाद में जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड वाला होगा ना, इसको आप सोचो एक बार, टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर वाले, आपके 36 नंबर मिलेंगे इसके लिए। यानी कि लघु उत्तरीय आपका 36 और 10 46 नंबर का सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 70 में से। तो आप सोच लो, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं भैया कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सबसे ज्यादा नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और उस पर आपको विशेषकर ध्यान देना है। ठीक है, देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का पुष्पी पादपों में भ्रूण पोष एक त्रिगुणित संरचना है, स्पष्ट कीजिए। देखो मैं सारे के सारा आंसर तो नहीं बताऊंगा, और कब बताऊंगा सारा का सारा आंसर? जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में लिखेंगे सॉल्यूशन, तब मैं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूं, बाकी आपको पूरा पेपर समझा देता हूं कैसा पेपर आएगा। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सारे टॉप लेवल के हैं, सबको आपको पढ़ के जाना है। तो पुष्पी पादपों में भ्रूण पोष एक त्रिगुणित संरचना है, स्पष्ट कीजिए। चैप्टर 1 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का क्वेश्चन है। जीएम फसलों के क्या लाभ हैं? ये सब मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, पहले समझ लो कैसा क्वेश्चन आएगा। मानव की शुक्राणु की अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब मनुष्य में जो शुक्राणु पाया जाता है स्पर्म, इसका आपको चित्र बनाना है, वर्णन करना है। ठीक है। देखो मेंडल के द्विसंकर प्रयोग को पुन्नेट स्क्वायर द्वारा समझाइए। द्विसंकर प्रयोग। अब अंगा वाले का मैं आंसर बता देता हूं, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। असंग जनन और अनिषेक फलन। चलो इसका मैं आंसर बता देता हूं, किसी एक का तो बताना जरूरी है, बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आंसर, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करें, फिर मैं इसका आंसर ले आऊंगा। ठीक है। असंग जनन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर अनिषेक फलन। देखो असंग जनन क्या होता है, एपोमिक्सिस इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। देखो होता क्या है, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। देखो भैया, हमारे अंदर हो या पौधों के अंदर हो, ज्यादातर तो यही होता है कि नर युग्मक मादा युग्मक मिलेंगे, युग्मक संलयन होगा, और जब युग्मक संलयन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होगा तभी नए बच्चे का निर्माण होगा, नए पौधे का निर्माण होगा। जैसे हमारे में क्या है, पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु आपस में मिलते हैं, तभी संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और ऐसे ही सेम हमारे पुष्पों में भी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, फिर भी इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को असंग जनन कहते हैं। मतलब बिना युग्मक संलयन के ही नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। देखो थोड़ा बड़ा मैं लिख देता हूं, 3-3 नंबर में भी ये आ सकता है। आप जानिए तो पूरा जानिए अच्छे से, आधा अधूरा ज्ञान मत रखिए। ठीक है, बाकी जो भी आएगा देख लेंगे। सबसे पहला है कायिक जनन। असंग जनन के अंतर्गत कायिक जनन भी आता है। इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है, किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है एक नए पौधे को जन्म दे देता है। मतलब इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है और नया पौधा बन जाता है भैया। जैसे देखो गन्ना और आलू आपने देखा होगा, गन्ने का बीज नहीं बोया जाता है, आलू का बीज भी नहीं बोया जाता है, बस उसके तने या फिर आलू के टुकड़े को ही बो देते हैं, बुआई कर देते हैं, उसी से भैया नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ये असंग जनन के अंतर्गत आएगा, मतलब बिना युग्मक संलयन के ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है।
दूसरा अनिषेक बीजता, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होते। तो वही तो कहा गया था कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, युग्मक संलयन नहीं होगा और नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, उसी को हम असंग जनन बोलेंगे। होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। दूसरा है अनिषेक फलन, नाम से यह स्पष्ट है, अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण। चलो इसको भी समझ लेते हैं। अनिषेक फलन पार्थेनोकैर्पी, ठीक है, पार्थेनोकैर्पी। देखो ये शब्द जो है नॉल ने दिया, नॉल एक साइंटिस्ट रहे होंगे। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। मतलब अंडाशय से बिना निषेचन के ही, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। मतलब बिना निषेचन के अगर फल निर्माण हो जाए, देखो नाम से स्पष्ट है, अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण। वही तो कहा गया है, अंडाशय से बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा जो ऐसे फल होते हैं उनको अनिषेक फलनी फल कहते हैं। जैसे अंगूर, केले तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है, ठीक है। इसमें अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। अब अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। मतलब इसका छिड़काव करेंगे तो अनिषेक फलन को प्रेरित किया जा सकता है। अनार, नारियल या उन फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है, अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार है। बस ऐसे ही आपको लिख देना है, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, मैंने बताया 10 नंबर के टोटल आएंगे। अब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जब भी आप बायोलॉजी की तैयारी करें, आपको 3-3 नंबर वाले पर विशेष ध्यान देना है और 2-2 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों पर, क्योंकि यही दोनों मिलाकर आपको 46 नंबर दिलाएंगे। बाकी विस्तृतरीय प्रश्न अभी सब कुछ मैं बताऊंगा कहां से कैसे आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, धीरे धीरे हम चलते हैं। देखो 4 का क्या है, हाइड्रीबोमा क्या है, इसके लाभ बताइए 3 नंबर का। इसका मैं सॉल्यूशन अभी नहीं बताने वाला हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, ठीक है। खा, कैंसर क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करो। कैंसर क्या है और कितने प्रकार का होता है। गा, मलेरिया रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। मलेरिया किसी को पता है, पता होगा कमेंट करना। इसका वाहक कौन है, इसके पोषकों के नाम बताएं, साथ ही यह भी लिखें कि इनमें जीवन चक्र की कौन सी अवस्था होती है। ये भी 3 नंबर। देखो ये क्या लिखा है, ये कितना लिखा है भाई, ये 3 नंबर रहेगा शायद ना। इसको 1/2 कर दीजिए प्लस 1/2 कर दीजिए, यानी कि 1 हो गया दोनों मिलाकर, और 1 और 1 3 नंबर का, ठीक है। अब आगे देखो, बीटी कपास कीट प्रतिरोधक होता है क्यों। मतलब बीटी कपास कीट जो है वो प्रतिरोधक होता है, ऐसा क्यों होता है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे थे क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 क्वेश्चन थे आपका 3-3 नंबर का, 12 नंबर ये हो गया। ऐसे ही 5वें क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के। देखो 5वां क्वेश्चन, पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु जनन की सचित्र व्याख्या कीजिए। देखो आपके फर्स्ट चैप्टर में गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको पढ़ लेना है। खा, देखो कारण स्पष्ट कीजिए। जैसे फर्स्ट है, जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के छोटे अणु एनोड के अधिक निकट मिलते हैं, ये आपका 1.5 नंबर। दूसरा, पीसीआर में टैंक पॉलीमरेज का प्रयोग होता है, ये तो 1.5 नंबर। 3 नंबर का ये आपका रहेगा। देखो इसमें सबसे जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो क्या है कि इसमें आपको ऑप्शंस मिलना चाहिए था। जैसे आप ये वाला नहीं कर पाते, दूसरा हवा लगा रहता, बट आपको सिर्फ यहाँ पे विस्तृतरीय प्रश्नों में ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो गा, भ्रूण कोश का सचित्र वर्णन कीजिए, 3 नंबर। अब देखो जैसे जैसे हम पेपर देख रहे हैं, हमें एक चीज तो पता चल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमने काफी ज्यादा देखे हैं। और मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर के क्वेश्चन हमने देखे, उसके बाद में वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर के क्वेश्चन देखे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं एक क्लास आपको दे दूंगा कि 12th बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है, कमेंट करना। घा, देखो टीकाकरण क्या है,
यह क्यों किया जाता है, इसकी विधि भी बताइए। 3 नंबर का ये भी रहेगा। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी है 3-3 नंबर के, 12 नंबर आपका हो गया, 12-12 24 हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन जो होगा ये भी 3-3 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा, तभी तो 36 नंबर होगा। 12-3 36। देखो अवशेषी अंग क्या है, इनसे उद्विकास के विषय में क्या पता चलता है। मानव के किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। 3 नंबर 1 गुणे 3 है, मतलब अवशेषी अंग क्या होते हैं, जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे लेकिन उसका यूज ना करने के कारण अब हमारे अंदर से वो धीरे धीरे विलुप्त होते गए और सिर्फ अवशेष के रूप में बचे हैं, वही अवशेषी अंग होते हैं। सिंपल सा तो है। क्या है? खा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, स्पष्ट कीजिए। मतलब ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सदैव सीधा होता है, ये आपको बताना। गा, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। अपूर्ण प्रभाविता भैया वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। और आनुवांशिक कूट क्या है, इनके प्रमुख लक्षण बताइए। 3 नंबर जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, 12 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। तो हम देख रहे हैं पेपर में कि सबसे ज्यादा नंबर के 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो आज से ही स्टार्ट कर दो 3-3 नंबर वाले को खूब ध्यान से पढ़ना। अब विस्तृत स्तरीय प्रश्नों पर आते हैं, जो कि टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं भैया। इसमें देखो 7वां क्वेश्चन, इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। पारतंत्र के जैविक घटकों के अंतर संबंधों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। 5 नंबर। पता नहीं है तो अथवा लगा भैया, आप दूसरा करो ये वाला। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट करो। मैंने देखा है 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिससे विस्तृत स्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। एक तो आपका जैव विकास चैप्टर है, ठीक है। एक आपका जो उसमें क्या करते हैं, क्या नाम है उसका, एक चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है। एक आपका ये पारितंत्र चैप्टर है, एक जैव विविधता वाला चैप्टर है। 3-4 चैप्टर से बहुत ज्यादा विस्तृत स्तरीय प्रश्न आने के चांसेस होते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 8वां क्वेश्चन देखो, प्रवाह आरेख द्वारा जैव विविधता के संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है। ये देखो, ये हमारे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर का लगभग क्वेश्चन है। वाहित मल उपचार क्या है और जैव उर्वरक क्या है। 5 नंबर। आपको दोनों में से चाहे ये कर दीजिए चाहे अथवा वाला ये कर दीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 9 नंबर, मानव सहित सभी जीवों के लिए उद्विकास एक सतत प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है भैया तो आप विकास के सिद्धांतों के संबंध में लैमार्क एवं डार्विन के योगदान की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। देखो विस्तृत स्तरीय प्रश्न कहां से आए थे, पारितंत्र चैप्टर, जैव विविधता चैप्टर और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव और आपका जैव विकास, इसी सब चैप्टर से ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब एक चीज मैं और भी आपको क्लेरिफाई अगर कर दूं, सबसे आपको करना क्या है कि ये आपका 70 नंबर का पूरा पेपर हो चुका है। ऐसे ही पेपर आएगा। कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के थे वो भी मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से समझना, जो जो क्वेश्चन जितने जितने नंबर के थे उसको मैं क्लेरिफाई कर देता हूं ताकि आपका डाउट क्लियर रहे। ठीक है, और किस किस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है वो भी आपको पता चल सके। देखो सबसे पहले 4 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न था, 5 नंबर का अर्थ लघु उत्तरीय प्रश्न था, 10 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था, ठीक है, और 36 नंबर का आपका 3 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न था, और 15 नंबर टोटल अगर आप ऐड करोगे मेरे स्टूडेंट तो 15 और 5 को जोड़ दो 20 हो गया, 36 और 4 को जोड़ दो 40 हो गया, तो 40 और 20 60 और 10 70 नंबर का टोटल आपका पेपर हो गया। तो ऐसे ही पेपर आने वाला है, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा पढ़िए, फिर 2 नंबर वाले, फिर 5 नंबर वाले, बहुविकल्पीय अत लघु उत्तरीय को आप चैप्टर वाइज ढूंढ लीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को पढ़िए। बायोलॉजी का मैराथन क्लास मैं दे चुका हूं, 1-1 2-2 नंबर वाले का मैं एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का क्वेश्चन करा चुका हूं, आप लोग सर्च करना आपको मिल जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।